जैसे कि अभी हम लोग क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की संयोजकता को पढ़ा था। और ये जो हमारा आज का वीडियो है ये पार्ट 6 है, जहां पर हम लोग मूलक के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप मूलक को अच्छे तरीके से सीख जाते हैं तो आप किसी भी यौगिक के सूत्र को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको मूलक के डेफिनेशन को बताऊंगा, फिर मैं आपको यहाँ पर कुछ मूलक, उसके संकेत और उसके संयोजकता को बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मूलक के डेफिनेशन को देख लेते हैं। देखिए मूलक का डेफिनेशन क्या है कि प्रत्येक यौगिक के दो भाग होते हैं जिनमें से प्रत्येक भाग को मूलक कहते हैं। देखिए यहाँ पर आप कोई भी यौगिक का बात कर लीजिए, मतलब प्रत्येक यौगिक, एवरी कंपाउंड, मतलब कोई भी यौगिक हो तो जो भी यौगिक होते हैं ना उसका दो पार्ट होता है। एक आपका होता है नेगेटिव पार्ट और एक आपका होता है पॉजिटिव पार्ट, और ये दोनों पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मूलक बोलते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम लोग बात करते हैं नमक का, ठीक है। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर आपका एक क्या है? Na है, एक आपका क्या है? Cl है। जब इस NaCl को अगर हम लोग जल में डाल देंगे तो क्या बनेगा? Na प्लस और Cl माइनस। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है और ये हमारा क्या है? नेगेटिव पार्ट है। बात समझ में आया? जैसे कि मान के चलिए हम लोग ले लेते हैं HCl। क्या ले लेते हैं? HCl। जब इसको हम लोग जल में डालेंगे तो यहां से क्या बनेगा? H प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी आपका एक पॉजिटिव पार्ट है, यहाँ पर भी आपका एक नेगेटिव पार्ट है। और ये किस प्रकार से बनता है जब मैं आपको अम्ल क्षारक बताऊंगा तो वहां पर मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है किस प्रकार से बनता है। जैसे मान के चलिए H2SO4 है आपके पास, या फिर मान के चलिए आपके पास NaOH है, तो NaOH को अगर आप जल में डालेंगे तो क्या बनेगा? H2SO4 को अगर आप जल में डालेंगे तो क्या बनेगा? जैसे NaOH को डालते हैं तो क्या बनता है? Na प्लस और OH माइनस। ऐसे में बताऊंगा ये सब चीज मैं आपको जब अम्ल क्षारक बताऊंगा तो इसका एक ट्रिक होता है, मैं आपको ट्रिक को बता दूंगा तो आप दुनिया के किसी भी, कोई भी आपका कंपाउंड रहेगा आप बहुत ही आसानी से इस प्रकार से इसको मतलब तोड़ सकते हैं। तो अगर आप NaOH को देखेंगे तो यहां पर भी आपका एक पॉजिटिव पार्ट है, एक आपका नेगेटिव पार्ट है। तो ये सब को हम लोग क्या कहते हैं? मूलक कहते हैं। मतलब आपका मूलक जो होता है आपका पॉजिटिव भी होता है, आपका मूलक नेगेटिव भी होता है। मतलब मूलक आपका दो टाइप से होता है, एक होता है आपका धन मूलक और एक होता है आपका ऋण मूलक। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं। तो ये तो आपको समझ में आया कि प्रत्येक यौगिक के दो भाग होते हैं जिनमें से प्रत्येक भाग को मूलक कहते हैं। अब देखिए इनमें से एक भाग विद्युत धनात्मक होता है जिसे धन मूलक अथवा क्षारीय मूलक कहते हैं। बात समझ में आया? जो एक पार्ट होता है यानी कि जो एक भाग होता है वह विद्युत धनात्मक होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? धन मूलक कहते हैं। अब जब धनात्मक होगा तो उसे धन मूलक कहेंगे और धन मूलक को हम लोग क्षारीय मूलक भी कहते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। तथा दूसरा भाग विद्युत ऋणात्मक होता है। अब ऋणात्मक जब होगा तो जाहिर सी बात है उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऋण मूलक कहेंगे, और ऋण मूलक को हम लोग अम्लीय मूलक भी कहते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। जैसे धन मूलक के कुछ उदाहरण हो गए जैसे कि Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस। ऋण मूलक के कुछ उदाहरण जैसे कि Cl माइनस, O2 माइनस, N3 माइनस। अब आपको समझ में एक चीज मतलब एक डाउट यहां पर आपका आ रहा है कि सर ये आप लिख रहे हैं कहीं पर जैसे Na में आपने प्लस लिख दिया, Mg में आपने 2 प्लस लिख दिया, Al में आपने 3 प्लस लिख दिया, N में आपने 3 माइनस लिख दिया, O में आपने 2 माइनस लिख दिया, Cl में आपने सिर्फ माइनस लिखा, तो इसका मतलब क्या है? यह आपने कहां से लिख दिया, कैसे लिख दिया, हमें भी तो बताइए सर। तो देखिए बच्चों ये जो चीज है ना, ये जो चीज है इस चीज को आपको सीखने को मिलेगा जब हम लोग पढ़ेंगे धातु एवं अधातु, ठीक है। जब हम लोग धातु एवं अधातु चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां से आपको समझ में आएगा कि हम लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं। वहां पर मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को समझाऊंगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अगर आप हमारे चैनल की वीडियो को देखते हैं तो आप एकदम सीक्वेंस वाइज, एकदम सीरियली वाइज हर एक वीडियो को देखिए, तब आपको हर एक चीज समझ में आएगा। और जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको कंटेंट दे रहा हूँ, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, नोट्स बता रहा हूँ, हर एक वीडियो में बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी नहीं बताएगा आपको। आप इस चीज को याद रखिएगा। मैं यहाँ पर हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करा देता हूँ आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पर याद रखिए जब हम लोग धातु अधातु पढ़ेंगे तब इस चीज को मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर सिर्फ प्लस क्यों हुआ, यहाँ पर 2 प्लस क्यों हुआ, यहाँ पर 3 प्लस क्यों हुआ, यहाँ पर माइनस क्यों हुआ, यहाँ पर 2 माइनस क्यों हुआ, यहाँ पर 3 माइनस क्यों हुआ, हम लोग देखेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको धातु अधातु में इस चीज को बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कुछ मूलक देख लेते हैं, जैसे कि आप देखिए, और ये जो चीज है इसको आपको एकदम याद करना है। आपका जो दिमाग है
है, आपके दिमाग में इस चीज को डाल लेना है। देखिए यहाँ पर 3 चीज बना हुआ है, एक आपका मूलक है, एक आपका संकेत है, एक आपका संयोजकता है, और सबको आपको याद कर लेना है। क्लोराइड, क्लोराइड का क्या होता है Cl, ठीक है, बड़ा हाथ का C लिखिएगा, छोटा हाथ का L लिखिएगा, और इसका संयोजकता होता है 1। ब्रोमाइड, इसके लिए होता है Br, इसका भी संयोजकता 1। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबका संयोजकता कितना है, 1 1 1 ही है, मतलब सबका 1 है। फिर फ्लोराइड, फ्लोराइड का क्या होता है, F होता है। आयोडाइड का क्या होता है, I होता है। साइनाइड का क्या होता है, Cn होता है। आइसोसाइनाइड का क्या होता है, Nc होता है। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH होता है। नाइट्रेट का क्या होता है, NO3 होता है। परमैंगनेट का क्या होता है, MnO4 होता है। और यहाँ पर सबका संयोजकता 1 है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, मतलब सबका 1 है, आप देख सकते हैं सबका 1 यहाँ पर। क्लियर है, बात समझ में आया? फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मैं सबको इरेज कर देता हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। यहाँ पर और बहुत सारा है, आप देख लीजिए। यहाँ पर भी जितना है सबका संयोजकता 1 है, आप देख सकते हैं। तो संयोजकता को यहाँ पर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि सबका 1 1 करके ही है। अब देखिए क्या है, एसीटेट, जिसको बोलते हैं CH3COO, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइपोक्लोराइड, जिसको बोलेंगे ClO, देखिए कुछ अंतर नहीं है, हाइपोक्लोराइड में ClO लिख देंगे, हाइपोब्रोमाइड में BrO लिख देंगे, और हाइपो आयोडाइड में IO लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर बाइसल्फेट, जिसको लिखते हैं HSO4, बाइसल्फाइट, देखिए यहां पर लास्ट में ईटो है, ईट, यानी कि HSO3 होता है। यहां पर देखिए बाइसल्फाइड, कुछ अंतर नहीं है, यहां पर टो है और यहां पर आपका डो है, बस थोड़ा में ही आपका देखिए अंतर बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है। इसका हो जाएगा आपका HS, और ये है बाइकार्बोनेट, जिसका होता है HCO3, ठीक है। अब यहां पर आप एक चीज समझ लीजिए, जो आपको बार बार याद करने का झंझट नहीं पड़ेगा। जैसे जब आपका बाय लगा हुआ होता है ना, एक देखिए एक होता है आपका बाइसल्फेट, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, एक हमने यहां पर लिखा हुआ है, एक हमने क्या लिखा, बाइसल्फेट, एक हमारा होता है सल्फेट, एक होता है क्या, सल्फेट। बात समझ में आया? एक होता है बाइसल्फेट, एक होता है सल्फेट। उसी प्रकार से एक होता है बाइसल्फाइट और एक होता है सल्फाइट, ठीक है, एक होता है सल्फाइट। उसी प्रकार से यहाँ पर बाइसल्फाइड है, एक होता है हमारा सल्फाइड, ठीक है। जैसे यहाँ पर बाइकार्बोनेट है तो एक हमारा होता है कार्बोनेट, एक क्या होता है, कार्बोनेट। अंतर क्या है देखिए, जब आपका बाइसल्फेट बोलेगा तो आपको यहाँ पर H लगाना है, यानी इसके लिए लिखेंगे HSO4, क्या लिखेंगे, HSO4। और जब आपको सिंपल से सल्फेट बोलेगा ना, तो ये जो आप H देख पा रहे हैं, इस H को नहीं लिखना है बल्कि SO4 को लिख देना है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर सल्फाइट का बात करेगा तो जैसे यहां पर H हमने लिखा तो यहां पर H को नहीं लिखेंगे, सिंपल सा SO3 लिख देंगे। यहां पर सल्फाइड का बात होगा तो इस H को नहीं लिखेंगे केवल, और यहां पर S लिख देंगे। यहां पर कार्बोनेट का बात होगा तो इस H को नहीं लिखेंगे बल्कि केवल और केवल CO3 लिख देंगे। जैसे यहां पर जो बाइसल्फेट है, बाइसल्फाइड है, बाइसल्फाइड है और बाइकार्बोनेट है, यहां पर संयोजकता 1 1 1 1 है। लेकिन यहां पर जब बाई नहीं रहेगा तो इसका संयोजकता 2 होता है, इसका भी 2 होता है, इसका भी 2 होता है और इसका भी 2 होता है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, समझ में आया? बाई मतलब जब आप एक H लगा देंगे तो उसका मतलब बाई हो जाता है। तो बाई वाला तो कंसेप्ट आपको समझ में आया। जैसे यहां पे देखिए आप, ठीक है, जैसे यहां से देखिए सल्फाइड है ना आपका S, और इसका संयोजकता 2 होता है। सल्फाइट ये होता है SO3, इसका संयोजकता 2 होता है। सल्फेट इसका होता है SO4, इसका संयोजकता होता है 2। कार्बोनेट इसका होता है CO3 और यहाँ पर होता है 2। और जब हम लोग यहाँ पर बाय लगा देते हैं ना, बाय, एक तो बाय जब आ जाता है तो यहाँ पर हम लोग H लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 2 संयोजकता है, बल्कि अब ये कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा, बिल्कुल आया होगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए एक हमारा होता है अमोनियम, जिसका संकेत होता है NH4 और इसका संयोजकता होता है 1। एक हमारा होता है अमोनिया, जिसका संकेत होता है NH3 और इसका भी होता है 1। देखिए ये जो अमोनिया है ना, ये हमारा मूलक नहीं है बल्कि ये एक यौगिक है। ये क्या है सर? एक यौगिक है, इस बात को आप याद रखिएगा। लेकिन यहां पर मैंने अमोनिया को क्यों लिखा है, आप इस चीज को समझ लीजिए। देखिए यहां पर दोनों में क्या अंतर है, इस अंतर को दिखाने के लिए मैंने यहां पर लिखा है। नाम आपको एक ही टाइप का लग रहा होगा, एक है आपका अमोनिया, एक है आपका अमोनियम। अंतर क्या है? केवल एक ही अंतर है कि यहां पर NH3 है आपका, तो यहां पर आपका NH4 है, बस, और कुछ भी अंतर नहीं है। इसका भी संयोजकता 1 है, इसका भी संयोजकता 1 है। आगे बात कर लीजिए ऑक्साइड का होता है संकेत O और इसका संयोजकता होता है 2, ठीक है। यहां से यहां तक तो मैंने आपको बता दिया। फिर हम बात करते हैं क्रोमेट के ऊपर, तो क्रोमेट का सूत्र होता है CrO4 और इसका संयोजकता होता है 2। फिर हमारा है डाइक्रोमेट, जिसका होता है संकेत Cr2O7 और इसका संयोजकता होता है 2। बस आपका यहां तक ही है मूलक का कंसेप्ट खत्म होता है।
ऐसे तो और बहुत सारे मूलक है, लेकिन जो आपका काम का है, जो क्लास 10th के सिलेबस में आपका काम आएगा, मैंने आपको वही चीज बताया। अब यहां से हम लोग सीखेंगे कि आप किसी भी यौगिक के सूत्र को कैसे लिखेंगे। जैसे कि मान के चलिए आपको सोडियम क्लोराइड लिखना हो, कॉपर सल्फेट लिखना हो, कैल्शियम कार्बोनेट लिखना हो, कैल्शियम सल्फेट लिखना हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखना हो, मैग्नीशियम क्लोराइड लिखना हो, एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखना हो, मतलब बहुत सारे यौगिक है। और यहाँ पर अब हमारा जो अगला लेक्चर आने वाला है ना, वहां पर मैं आपको यौगिक के सूत्र लिखने का कंसेप्ट बताऊंगा। और देखिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आप एक बार सीख जाते हैं ना तो आप दुनिया के किसी भी यौगिक के सूत्र को बहुत ही आसानी से चुटकियों में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।